हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने हिस्ट्री की भी तैयारी शुरू कर दी होगी। जी हाँ दोस्तों, साइंस 2 का पेपर भी खत्म हो चुका है और जैसा कि आप जानते ही होंगे सिर्फ मात्र 2 पेपर रह गए आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स को खत्म होने में। ये जो जर्नी रही है बहुत ज्यादा खूबसूरत रही है। आप एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखो किस प्रकार ने आपने हार्डवर्क किया है, हमने आपके लिए कितना हार्डवर्क किया है पूरा साल, बल्कि सिर्फ इस साल 2023-24 का नहीं, 2022 से 2021 से हर टाइम से आपको हम पढ़ा रहे हैं। जब भी आप 8th में रहे होंगे, 9th में रहे होंगे और कंटिन्यूसली आपने अगर हमारे वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली ये जर्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही है। और अब इस जर्नी का पहला पड़ाव, जो पहला माइलस्टोन हमारे लाइफ में होता है, जो कि हमारा पहला बोर्ड होता है 10वीं बोर्ड, अब ये 2 पेपर्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप 11वीं में पता नहीं क्या लोगे, साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे। तो अगर आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे तो फिर भी हमारे साथ हमारे चैनल पे कनेक्टेड रह सकते हो। हमारे इसी चैनल पे कई सारे कंटेंट्स वीडियोस अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स पे भी है और हमने एक सेपरेट चैनल कॉलेज वाले सेक्शन के लिए यानी 11th एंड 12th के लिए बना रखा है, जो कि जिसका नाम क्या है, जेआर कॉलेज चैनल। तो अगर आप नहीं जानते जाके विजिट कर लेना, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलो साइंस 2 का पेपर तो कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस आया कि बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत इजी गया है। लेकिन अब हमें उस चीज को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है और हमें हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि हिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 दिन गैप दे रखा है, ज्योग्राफी के लिए 3-3 गैप दे रखा है, 3-3 दिन। बहुत नाइंसाफी किया इन्होंने, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी खिलाड़ी हैं, हम भी हार नहीं मानेंगे। तो यार कंटिन्यूसली आपके लिए बता दूं, पहले तो सभी टाइप के सभी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो कोई भी चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो, लेक्चर वीडियो देख के कंसेप्ट समझना चाहते हो, तो बस यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम टाइप करो, आगे जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करो और सर्च करो, हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो आप 2x की स्पीड लगा लो और पूरा स्टोरी लाइन समझ के ले लो कि हाँ इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, तो एक स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हर आधा घंटा एक चैप्टर के पीछे उसके टेक्स्ट बुक को रीड करने में दे दो। आप टेक्स्ट बुक खोलो, आधा घंटा टाइमर लगाओ, आधे घंटे में ये चैप्टर को सिर्फ रीड करना है। एक बार नजर घुमाओ, इससे होगा क्या, इससे आपके कई सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि यार हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंदर ही अंदर चीजें बहुत सारी पूछे जाती है। अब एक और चीज बताता हूं, एक्सरसाइज जो है आपका, यानी टेक्स्ट बुक के पीछे जो चैप्टर्स के पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं वो सभी चीज कर लेना, ठीक है? सब चीज अच्छा हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपके लिए कई सारे वीडियोस के लिंक हमने टेलीग्राम पे रीशेयर किए हुए हैं, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन हो जाओ। वहां पे कई सारे पुराने वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैप हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, ऐसे कई सारे वीडियो हमने पिछले साल वाले सभी वीडियोस को वापस से रीशेयर किया, क्योंकि अभी तक वो सिलेबस चेंज नहीं हुआ ना बच्चा, तो वो वीडियोस आपको अभी भी काम आएंगे। तो वो वीडियोस के लिंक रीशेयर किया, उन वीडियोस को आप 1.5, 1.75, 2x स्पीड से लगातार लगा के देख लो, आपको बहुत सारे हेल्प हो जाएगी। ओके, अब आज क्या लाया हूं, टॉपिक आप देख ही पा रहे होंगे। टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर फॉर्मेट लर्निंग स्ट्रेटेजी में हमने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन 1A जो होता है और 1B जो होता है, ये 3 मार्क्स का 1A में एमसीक्यूज आते हैं, 3 क्वेश्चन, तीनों के 4-4 ऑप्शन, उसमें से सही जवाब आपको लिखना है। और क्वेश्चन 1B जो होता है वो होता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स। आपको जोड़ियां पहचाननी है, जो गलत जोड़ी है उसको पहचाननी है और उसको करेक्ट करके लिखना है। उसके आपको 1-1 मार्क्स मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन का 3 मार्क्स, क्वेश्चन 1B का 3 मार्क्स, कुल मिला के 6 मार्क्स आप बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकते हो। और आपकी हेल्प करने के लिए हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले और जो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर वाले क्वेश्चन है, हर चैप्टर्स में से निकाल के लेकर आए हैं, आपको पूरा करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैं पूरा उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन आप लोग जितना और हो सके अलग अलग कंटेंट्स आप अच्छी तरीके से याद करते रहो। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो की। तो आप लोग सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट है मेरी तरफ से। आपके लिए पूरा साल भर मेहनत किया, पूरा फरवरी में लाइव उड़ान मेहनत किया, डे 1 फ्रॉम योर एग्जाम मेहनत करते आ रहा हूं, और जब तक आपका ज्योग्राफी का एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक कंटिन्यूस मेहनत करूंगा। फिर मैं जाके रेस्ट करने वाला हूं, फिर जाऊंगा वैकेशन बनाने में भी, आप लोग भी चलना मेरे साथ, ठीक है? चलिए शुरू करें। तो पहला कंटेंट क्या है, तो ये आप देख पा रहे हो, ये पहले चैप्टर्स यहां से शुरू हो रहे। दिस इज द चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यू, ठीक है? मैं आपको बताते भी जाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स का साइमल्टेनियसली। चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिख रहा है सबको क्लियरली, दिख रहा है? ठीक है, क्या बोल रहा है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कभी भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का जिक्र हो जाए, आपको सिर्फ एक नाम जो है वो याद रखना है, जो कि है वोल्टायर। तो वोल्टायर को कहा जाता है द फाउंडर, और वी कैन से द फादर, वी कैन से, तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की जो नींव रखी गई थी, ठीक है, वो वोल्टायर की तरफ से रखी। तो कभी भी नाम याद आ गया, फाउंडर फाउंडर फाउंडर, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी वोल्टायर, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी वोल्टायर, इस प्रकार से आपके माइंड में बाय हार्ट हो जाना चाहिए। तो कभी भी फाउंडर आया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का तो वोल्टायर नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, डैश रोड द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज।
आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बुक जब भी आपको नजर आएगा दोस्तों तो एक नाम बाय हार्ट होना चाहिए, माइकल फोकाउल्ट। माइकल फोकाउल्ट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बुक लिखी थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज माइकल फोकाउल्ट, ऐसे याद रखोगे। तो कभी भी एग्जाम में आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये वर्ड दिख गया तो माइकल फोकाउल्ट याद आना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए काम नहीं आएंगे, ये तो मैं एमसीक्यूज बता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑड मैन आउट यानी आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे कंसेप्ट मैप वगैरह में भी ये सब चीज काम आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें घुमा फिरा के कहीं से भी पूछ सकता है और किधर पे भी पूछ सकता है। तो ये आपका दिमाग का खेल है और कहीं क्वेश्चन आंसर्स में भी ये चीज काम आएंगे। मान लो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक लाइन ऑटोमेटिकली आ गया, क्या आ गया कि जो बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज उसको किसने लिखा था, माइकल फोकाउल्ट ने लिखा था। देखो पहला लाइन बन गया। इस प्रकार से चीजें बाय हार्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलैक्टिक्स। तो डायलैक्टिक्स जो है ये मेथड को किसने एक्सप्लेन किया था, हमेशा याद रखना, डायलैक्टिक्स आया तो हीगल नाम याद रहना चाहिए। तो डायलैक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन बाय हीगल। हीगल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा डायलैक्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब चीजें एकदम बाय हार्ट कर लेना, कोड वर्ड बना लो, शॉर्टकट बना लो, याद कर लो। नेक्स्ट, एट द ऑनसेट ऑफ 20th century डैश स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी इन द फ्रांस गेव ए न्यू डायरेक्शन टू हिस्टोग्राफी। तो पहली बात तो फ्रांस में एक जो स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी डेवलप हुआ था उस स्कूल का नाम था दोस्तों एनालिस स्कूल। तो इसके लिए मेरे को याद रहेगा, तो एनालिस स्कूल इज द आंसर। तो ऑन द 20th century, देखो याद रखना, ऑनसेट ऑफ द 20th century की शुरुआत में जो फ्रांस में स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी खुला था वो एक नया डायरेक्शन दिया था हिस्ट्री राइटिंग में। तो वो कौन सा स्कूल था, एनालिस स्कूल था। एनालिस स्कूल याद रखने का, एनालिस स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी। क्लास थियरी का जब भी जिक्र होगा, क्लास थियरी का जब भी जिक्र होगा तो कार्ल मार्क्स भैया याद आने चाहिए। कार्ल मार्क्स को याद रखना, ठीक है, कार्ल मार्क्स को याद रखना, याद रहेगा कार्ल मार्क्स भैया हमारे। तो कार्ल मार्क्स याद रहेगा, डैश एक्सप्लेन द क्लास थियरी, क्लास थियरी आया, कार्ल मार्क्स आया, क्लास थियरी कार्ल मार्क्स, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है बच्चा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 2। देखो यहां पे ध्यान से, चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज क्या बोल रहा है, डैश वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कभी भी पहले डायरेक्टर जनरल का नाम या आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम ये सरनेम याद रख लो या फिर अलेक्जेंडर नाम याद रख लो, बहुत इजी हो जाएगा। तो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर, ए आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर, आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे पहले, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम, इस प्रकार से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट हितोप्रदेश। हितोप्रदेश को किसने ट्रांसलेट किया था, जर्मन लैंग्वेज में, याद रखना। हितोपदेश जो है ये एक संस्कृत वर्ड है, मतलब संस्कृत टेक्स्ट में लिखी हुई चीजें हैं। तो हितोपदेश को अपने लैंग्वेज में समझने के लिए एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर, ठीक है, क्या नाम था, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस हितोपदेश को जर्मन लैंग्वेज में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। याद रहेगा बच्चा, जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है, क्लियर, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही इजी है, समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ डैश। राजतरंगिनी क्या है, तो कभी भी राजतरंगिनी दिख गया आपको तो हमेशा याद रखना, राजतरंगिनी के नाम में राजस्थान आता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, राजतरंगिनी कश्मीर में शुरू किया गया था। याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राज आया तो राजस्थान लिख के आ जाएंगे, ऐसा गलती मत करना। राजतरंगिनी, माइंड से राजस्थान वर्ड डिलीट कर दो, यहां पे राजतरंगिनी, राजतरंगिनी कश्मीर, राजतरंगिनी कश्मीर, इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महात्मा फूले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ। महात्मा फूले जो थे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ शूद्र अतिशूद्र, मतलब जो लोअर कास्ट के उस टाइम पे जो चीजें चल रही थी, तो उन्होंने बुक लिखा था और वो बुक का नाम था दोस्तों गुलामगिरी, ठीक है। हु वेयर द शूद्रास, ये सब बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, हु वेयर द शूद्रास अंबेडकर जी ने लिखा था। गुलामगिरी जो बुक है वो महात्मा फूले ने लिखा था। नेक्स्ट है विष्णु शास्त्री नेशनलिस्टिक राइटिंग इन द महाराष्ट्र। नेशनलिस्टिक राइटिंग किसने किया था, याद रखना, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने लिखा था। नेशनलिस्टिक हिस्ट्री राइटिंग इन महाराष्ट्र, नेशनलिस्टिक जो नेशन के हित में नेशनलिस्टिक राइटिंग जो होती है वो महाराष्ट्र में, वो किनके द्वारा इंस्पायर हुई थी, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर के द्वारा। तो ये कुछ एमसीक्यू से, इसको भी आप एकदम अच्छी तरीके से बाय हार्ट करके ले लेना। चलिए हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये हो गया चैप्टर नंबर 2 हो गया, अभी आ गया चैप्टर नंबर 3। दिख रहा है आपको, क्लियर विजिबल है, यस, ओके। तो चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है, द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। कभी भी अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड का जिक्र हो गया तो याद आना उर, उर। तो उर जो था उसमें अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड जो है उसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट,
द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज इन डैश। तो नेशनल जो आर्काइव्स है इंडिया के अंदर, ऑब्वियसली हमारे कैपिटल के अंदर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। तो नेशनल आर्काइव्स आया न्यू दिल्ली, नेशनल आर्काइव्स आया न्यू दिल्ली, इस प्रकार से याद होना चाहिए। देखो मैं याद भी करवा रहा हूं साथ साथ में, तो ये वीडियो आप देखते देखते चीजों को याद कर लोगे और पूरा एमसीक्यू 3 मार्क्स सिक्योर, पूरा जो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर है 3 मार्क्स और सिक्योर, 6 मार्क्स यहीं से आपके सिक्योर हो जाएंगे आपके माइंड में। बस आपको उसको अच्छी तरीके से याद करना है और भी जितना हो सके आप पढ़ते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। डैश इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट। भाई मदर ऑफ साइंस एंड ऑल अदर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का जो मदर है उसको हम फिलोसॉफी बोलते हैं, क्योंकि हर चीज फिलोसॉफी ही होती है। हम बात कर रहे हैं, ये भी फिलोसॉफिकली बातें है ना, तो फिलोसॉफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। तो ये लोकेटेड है, कभी नेशनल फिल्म आर्काइव की बात होगी, देखो ये कौन सी है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की बात है तो वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में, लेकिन नेशनल फिल्म आर्काइव्स आया, फिल्म ये वर्ड आ गया, फिल्म दिख रहा है आपको, ये वर्ड आपको दिख रहा है, ये फिल्म आर्काइव्स अगर आपको दिख रहा है तो ये लोकेटेड है बच्चा पुणे के अंदर, याद रखना किसके अंदर लोकेटेड है, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलबेलिया इज ए फोल्क डांस। कलबेलिया एक फोल्क डांस है, कहां पे है, ये है दोस्तों राजस्थान में। अब आया राजस्थान आंसर, तो राजस्थान की जिक्र होगी तो कलबेलिया आएगा, राज तरंगिनी आएगी, कश्मीर याद आएगा। ठीक है, तो कलबेलिया जो है राजस्थान में है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन हमारा कि द कास प्लेट्यू इन वेस्टर्न घाट। तो कास प्लेट्यू हमारे वेस्टर्न घाट में है, लेकिन कहां पे, वो है बच्चा सातारा में, याद रखना। कास प्लेट्यू जो है वो किस में है, सातारा में है। ये चीजें याद रहेगी बच्चा, बहुत ईजी है। क्या है, बहुत ईजी। ठीक है, तो ये हो गया 3 चैप्टर्स। अब चौथे चैप्टर में चलते हैं, ये आ गया 4th चैप्टर, इसको मैंने हैंड रिटन किया हुआ है। देखो 4th चैप्टर लिखो यहां पे, चैप्टर 4th क्या बोल रहा है, द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग आर डैश। तो आर्ट जो होती है, पेंटिंग करना, स्कल्पटिंग करना यानी मूर्तियां बनाना, स्कल्पचर बनाना, 3D मॉडल बनाना, ये क्या है, ये एक विजुअल आर्ट है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स है कि फोल्क आर्ट है कि क्लासिकल आर्ट है। पहली बात तो परफॉर्मिंग तो नाचने वाला तो है नहीं, फोल्क आर्ट्स भी नहीं हो सकता, क्लासिकल आर्ट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, विजुअल आर्ट, क्योंकि इसको हम लोग देख सकते हैं और देख के बना सकते हैं, दैट इज अ विजुअल तरीके का आर्ट। तो याद रखना, तो ये जो भी पेंटिंग स्कल्पटिंग ये सब विजुअल आर्ट्स होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में पूरा टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म्स बताया हुआ है, इसके उड़ान बैच में भी हमने पढ़ाया हुआ था और चैप्टर्स भी तो अलग से पढ़ाए हुए हैं 1-1.5 साल पहले। करेक्ट है, तो आप जरूर से देखो, जितने भी उड़ान बैच के वीडियोस प्रेजेंट है 1 शॉट में, जो आपको हेल्प करेगा, जरूर से चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। ऐसा कौन सा पीरियड था जिन्होंने मथुरा स्कूल को राइज होते हुए देखा था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुशाना पीरियड। तो कुशाना पीरियड जो था, उस टाइम पे जो मथुरा स्कूल था वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से राइज हो रहा था। नेक्स्ट है, टेम्पल्स बिल्ट इन महाराष्ट्र इन 12th to 13th सेंचुरी। महाराष्ट्र में 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में जो टेम्पल्स बनते थे, उन टेम्पल्स का नाम क्या था, तो वो टेम्पल्स नागरी टेम्पल्स, मिनारेट्स, हो तो मिनारेट्स तो आ ही नहीं सकता ना भाई, हेमदपंती टेम्पल्स इज द करेक्ट आंसर, याद रखना हेमदपंती टेम्पल। तो हेमदपंती टेम्पल्स इज द करेक्ट आंसर कि महाराष्ट्र में 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जो टेम्पल्स बिल्ड किए जाते थे, उन टेम्पल्स का नाम था हेमदपंती टेम्पल्स। याद रहेगा, बहुत ईजी है बच्चा, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 4 का भी एमसीक्यूज। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ये हमारा चैप्टर नंबर 5, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में, इंग्लिश वाला, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में था, उसको किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखना इंग्लिश न्यूज़पेपर पहला, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर का जिक्र होगा, हिक्की का नाम याद रख लेना। हिक्की क्या है, जेम्स अगस्टस हिक्की, इतना बड़ा नाम है, हिक्की याद रख लो। इंग्लिश न्यूज़पेपर हिक्की, इंग्लिश न्यूज़पेपर पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर हिक्की, तो जेम्स अगस्टस हिक्की इज द आंसर। नेक्स्ट, टेलीविजन इज ए डैश मीडियम। टेलीविजन क्या है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है कि प्रिंट है। भाई टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी कि ये ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म है या फिर मीडियम है, बोल सकते हो। नेक्स्ट, बाल शास्त्री जाम्बेकर, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बाल शास्त्री जाम्बेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मैगजीन डैश इन मराठी। तो सबसे पहला मैगजीन जो मराठी में शुरू हुआ था दोस्तों, वो था दिग्दर्शन। क्या था, दिग्दर्शन, मराठी में, याद रखना। नेक्स्ट, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज स्टार्टेड बाय कृष्ण राव भालेकर। तो कृष्ण राव भालेकर द्वारा जो शुरू किया गया था, ये था दोस्तों दीन बंधु। ठीक है, कृष्ण राव भालेकर, ये नाम याद रख लेना, और दीन बंधु याद रख लेना, ये दोनों जहां पे भी दिखेंगे मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो कृष्ण राव भालेकर जो थे, ये क्या थे, न्यूज़पेपर जो इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था, उसको किसने शुरुआत की थी, कृष्ण राव भालेकर ने। वो क्या था, कौन सा न्यूज़पेपर था, दीन बंधु न्यूज़पेपर था। ठीक है, चलो, द डैश प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड इन 24 रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज 146 डायलेक्ट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें क्या आएगा,
तो ये कौन सा प्रोग्राम था? तो डैश प्रोग्राम, द डैश प्रोग्राम, तो विविध भारती प्रोग्राम, विविध मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडियन प्रोग्राम, ठीक है ना, दैट इज विविध भारती प्रोग्राम, जो 24 अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में और 146 डायलेक्ट्स में प्रोग्राम इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया था, इसके लिए ये विविध भारती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलिस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्रिंटिंग एंड इलिस्ट्रेशन इन एन इंडियन न्यूज़पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू डैश। तो किसका, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, इसका नाम याद रख लेना। द ऑनर ऑफ प्रिंटिंग एंड इलिस्ट्रेशन इन इंडियन न्यूज़पेपर फर्स्ट टाइम ज्ञानोदय, याद रहेगा। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 5 के कुछ एमसीक्यूज, जरूर से फोकस कर लेना, जितने भी एक्सरसाइज के पीछे वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर करा दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली सब कवर हो जाएगा आप लोग का। बस फिर भी जैसा मैंने बोला कि एक बार जब टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो फैक्ट वाले बॉक्सेस होते हैं, मैंने बताया था आपको, जहां पे फैक्ट बने होते हैं, फैक्ट्स लिखे होते हैं, वो सब भी बॉक्सेस को भी अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज उसके अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। देखो मेरा काम है आप लोग को इंपॉर्टेंट बताना जो मुझे लगता है, पर ऐसा 100% मैं भी श्योर नहीं हूं कि बच्चा यही आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, क्योंकि यार हो सकता है इसमें से पूछ सके, तो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो यही कॉन्सेप्ट में से ही ना, चैप्टर्स में से ही आएंगे, कहीं से अलग से तो पूछ नहीं लेगा कि आप 10वीं में हो तो 12वीं में से पूछ ले, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपके बुक से ही आएंगे। तो कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, जो हमने पढ़ा रखा है आपके लिए, तो वो सभी चीज आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड वो नॉलेज से आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश आर द, ये चैप्टर नंबर 6 है बच्चा, लिख देता हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 क्या बोल रहा है? डैश आर सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले कीर्तनकर किनको कहा जाता है? संत नामदेव को कहा जाता है, पढ़ाते टाइम ही बताया था। संत नामदेव वाज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट कीर्तनकर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में उन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट बाबूराव पेंटर, ये भाई फेमस आदमी है, बाबूराव पेंटर जो है, इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था साई रंधरी। क्या है? साई रंधरी। तो ये एक मूवी थी जो कि एक साइलेंट मूवी थी उस टाइम पे, साइलेंट मूवी मैंने आपको बताया था, पहले साइलेंट मूवीज बनती थी, फिर धीरे धीरे करके चीजें आई। तो साई रंधरी वाज द, बाबूराव पेंटर का नाम याद आया, बाबूराव पेंटर कौन है? वो पेंटर नहीं है बच्चा, डायरेक्टर था, बाबूराव पेंटर डायरेक्टर था, मूवी बनाई, कौन सी मूवी बनाई? साई रंधरी मूवी बनाई, याद रखना। नेक्स्ट ट्रेडिशनली डैश इज सपोज टू द फाउंडर ऑफ कीर्तन ट्रेडिशन। जो कीर्तन ट्रेडिशन था एक्चुअल में उसको नारद मुनि ने स्टार्ट किया था, जो बोलते थे ना नारायण नारायण। तो ये जो नारद मुनि थे वो एक्चुअल में ट्रेडिशनल के हिसाब से, हमारे जो परंपरा है उसके हिसाब से नारद मुनि जो है वो फाउंडर है, मतलब उन्होंने ही शुरुआत की थी, ये जो कीर्तन है ना इसकी शुरुआत की थी नारद मुनि ने। करेक्ट है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये? चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 आ गया। क्या है बोल रहा है? यदि स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला चैप्टर है, ये बहुत इजी होता है, मजा आता है इसमें। द एंशिएंट इवेंट ऑफ ओलंपिक कॉम्पिटिशन यूज्ड टू बी हेल्ड एट डैश। सबसे पहला या फिर एंशिएंट बोल लो ओलंपिक, तो ओलंपिक जो नाम है ओलंपिया से आया, ये ओलंपिक जो होता है ना ओलंपिया से ही आया, तो नाम में ओलंपिया है, मतलब आंसर इज द ओलंपिया। ग्रीस एक कंट्री आपको पता है, उसमें ओलंपिया एक जगह है, तो पहले जो भी गेम्स होते थे ओलंपिक गेम्स यहां पे होते थे, इसीलिए उसका नाम बढ़ गया ओलंपिक गेम्स। करेक्ट? याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुडन डॉल। वुडन डॉल का जब भी जिक्र आ गया महाराष्ट्र में तो वुडन डॉल को कहा जाता है थाकी। क्या कहा जाता है? थाकी। और थाकी याद रख लेना नाम, वुडन डॉल नाम याद आ गया, थाकी याद रख लेना। नेक्स्ट 29 अगस्त द बर्थ डेट ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो मेजर ध्यानचंद, इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा है, मैं वही देख रहा था, ऑप्शन ही नहीं है, तो मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट आंसर। द बर्थ डे ऑफ मेजर ध्यानचंद, कहां लिखूं? यहां पे लिख दो आंसर, तो आंसर इज द आंसर मेजर ध्यानचंद। कौन थे ये? मेजर ध्यानचंद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। इंडिया के सबसे पुराने तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सबसे फेमस कैप्टन भी रह चुके हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने नाम कमाया हॉकी में हमारे इंडिया के। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ऑब्वियसली एक टाइम था, हम लोग आज के डेट में मैं भले ही बोलता हूँ कि नेशनल स्पोर्ट्स नाम का हमारे इंडिया में कोई ऐसा है नहीं, कोई बोलता है ना हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ है, वो टर्म है नेशनल स्पोर्ट्स। देखा जाए तो लोग क्रिकेट को भी मानते हैं, हॉकी को भी मानते हैं, लेकिन हॉकी का एक टाइम पे इंडिया में क्रेज बहुत ज्यादा था क्योंकि हमने गोल्ड जीता हुआ है ओलंपिक्स में, नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ गेम्स था इस प्रकार जाके, ऐसे कुछ तो गेम था, मुझे याद नहीं ओलंपिक था, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो ओलंपिक था कि नहीं, लेकिन हमने गोल्ड जीता हुआ है। उसके ऊपर एक मूवी बनी थी गोल्ड, याद होगा आपको। तो ये मेजर ध्यानचंद उस टाइम पे तो नहीं थे, लेकिन उसके पहले ही थे, 1928 1929 के आसपास। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एन आइवरी डॉल। आइवरी डॉल का जब भी जिक्र होगा, आइवरी डॉल मेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन वाज फाउंडेड इन द एक्सकेवेशन ऑफ डैश। तो पोम्पई याद रखना, पोम्पई। तो पोम्पई जो है
उस टाइम पे जो आइवरी डॉल है, जैसे ये वुडन डॉल आया तो भाई दिमाग में क्या चलेगा, ठाकी, वैसे आइवरी डॉल आया तो उस टाइम पे इटली के अंदर एक जगह था जिसका नाम था पोम्पेई, वहां पे इसका एक्सकेवेशन खुदाई वगैरह किया था, तब ये मिली थी, मतलब ये मिला था, ये डॉल मिला था। डैश गेम एंड इट्स वेरियस टैक्टिक्स वेयर डिवाइस बाय बालम भट्ट दियोधर। तो बालम भट्ट दियोधर नाम अगर आ गया तो ये कौन सा गेम था जिसमें बहुत सारे टैक्टिक्स को डिवाइस किया गया था, तो वो गेम था दोस्तों आपका मल्लखंब। क्या था, मल्लखंब। आपको पता है एक रॉड होता है लकड़े का बड़ा, उसके ऊपर जिम्नास्टिक जैसा लोग चढ़ते हैं, लटकते हैं, उल्टा पैर पकड़ के लटक जाते हैं, मुंडी नीचे सर टांग ऊपर, तो उसको मलखंब कहते हैं। तो मलखंब को ये बालम भट्ट, याद रखना, बालम भट्ट मलखंब, बालम भट्ट, बालम भट्ट मलखंब, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक भी बता दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये शायद हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है मेरे हिसाब से। ये चैप्टर नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो ये थोड़ा सा लेंथी आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं क्या बोल रहा है। थॉमस कुक एस्टैब्लिश्ड ए ट्रैवल एजेंसी। याद है मैंने पढ़ाया था कि थॉमस कुक जो था उन्होंने ट्रैवल एजेंसी एक क्या किया था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, और वो अपने टूरिस्ट टिकट्स बेचते थे, और वो टूर गाइड भी थे, मतलब वो लोगों को लेके जाते थे घुमाने के लिए, तो वो क्या करते थे, टूरिस्ट टिकट बेचते थे। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, भिलार इज नोन एज द विलेज ऑफ डैश। भिलार जो है इट इज नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, भिलार जब भी आ गया बुक्स का नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बुक्स। नेक्स्ट, इन 16th सेंचुरी डैश वॉज ए फेमस कार्टोग्राफर। कौन थे, कार्टोग्राफर आ गया, कार्टोग्राफर, ठीक है, कार्टोग्राफर आ गया भाई, मैकार्तर याद रख लेना, कार्टोग्राफर मैर्केटर, मैर्केटर मैकार्तर जो भी नाम है इसका भाई, ग्रीक गेरार्डस, देखो खतरनाक नाम है, गेरार्डस मर्कातर, ठीक है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना अंग्रेज लोग, गेरार्डस मर्कातर ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो ये कार्टोग्राफर आया जो कि फेमस थे 16th सेंचुरी में, एक फेमस कार्टोग्राफर थे, वो कौन थे, गेरार्डस मर्कातर, याद रख लेना। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 8 एमसीक्यू कंप्लीट। चलो अब लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 का एमसीक्यू, फिर हम लोग बढ़ेंगे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में, क्योंकि इसमें आज एक ही वीडियो में दो चीज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ना एक ही दिन का गैप है भाई, कम वीडियोस, मतलब टाइम कम मिलेगा इतने सारे वीडियो बनाने का, तो एक ही वीडियो को लंबा करके हम दो चीज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को बहुत हेल्प हो जाएगा। तो ये पहले एमसीक्यूज खत्म करते हैं। लास्ट चैप्टर का एमसीक्यू क्या बोल रहा है, लूरे म्यूजियम हैज इट्स कलेक्शन द मच अक्लेम पेंटिंग ऑफ डैश। लूरे म्यूजियम आ गया, मोनालिसा का नाम याद रखना, पेंटिंग आ गया ना भाई, कौन सी सबसे फेमस पेंटिंग थी भाई, मोनालिसा की पेंटिंग थी, आज भी लोग एडमायर करते हैं, तो मोनालिसा याद रख लेना। नेक्स्ट, डैश एट कोलकाता इज द फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया। हमारा कोलकाता में पहला म्यूजियम क्या था, कोलकाता में पहला म्यूजियम था दोस्तों इंडियन म्यूजियम। क्या था, इंडियन म्यूजियम, याद रखना, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा है कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, फर्स्ट म्यूजियम है, ठीक है, बताया है। नेक्स्ट, 10 वॉल्यूम्स ऑफ भारतीय संस्कृति कोश वेयर एडिटेड एंड पब्लिश्ड बाय डैश। तो 10 वॉल्यूम यानी 10 किताबें, 10 पार्ट लिखा गया था इस भारतीय संस्कृति कोश का, इसको एडिटेड और पब्लिश किसने किया था, इसको किया था दोस्तों महादेव शास्त्री जोशी ने। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट, महादेव शास्त्री जोशी, ये नाम याद रख लेना, महादेव शास्त्री जोशी ने भारतीय संस्कृति कोश, ये जो किताबें हैं इनके जो 10 पार्ट है, 10 वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वो पब्लिश भी किया था और एडिट भी किया था, महादेव शास्त्री जोशी, याद रहेगा। और भी कुछ है क्या, चलो देख लो। हाँ, और 2 क्वेश्चन है इसी चैप्टर के। डैश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज आर इंपॉर्टेंट इन द बुक्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो यहां पे क्या है, डैश प्रिपेयर्ड, तो यहां पे आ जाता है आपका राज्य व्यवहार कोश, राजा या फिर राज्य व्यवहार कोश जो था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही प्रिपेयर किया गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मिडिवल पीरियड के जो पीरियड था उसके दौरान। डैश इज द फेमस लाइब्रेरी इन थंजावुर। थंजावुर आ गया भाई, तमिलनाडु के अंदर थंजावुर आ गया, तो सीधा याद रख लेना सरस्वती महल ग्रंथालय, सरस्वती महल ग्रंथालय। मैंने भी इसी प्रकार याद किया, इसके लिए मुझे सब आंसर याद आ रहा है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस जितने भी हमने कराए हैं एमसीक्यूज के, कुल मिला के अगर आप देखोगे हर चैप्टर्स में से 5-5, 6-6 कराए, मतलब 9 5 45, 45 के आसपास, 40 से 45 50 के आसपास एमसीक्यूज जो हमने कराए हैं, होपफुली चीजें इसमें से ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बोला कि आई एम नॉट गॉड कि मैं आपको जो बताऊं यही आएगा, हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिकॉज वी आर टीचर्स। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको मेहनत अपने एंड से भी कर लेना है। जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे वाले वो तो चलो कवर हो गए, एक्स्ट्रा भी कवर हो गए, लेकिन फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक जरूर से रीड करना, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आप अगर 21 वगैरह फॉलो करते हो जो मोस्ट लाइकली सेट होते हैं, उसमें तो और भी बहुत सारे दुनिया भर के एमसीक्यूज होते हैं, तो उसको भी एक बार रीड कर लेना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1A 3 मार्क्स का एमसीक्यू यहां पे होता है हमारी तरफ से कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1B का पार्ट है, जो कि है दोस्तों आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स।
आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एंड रीराइट, मतलब उस रॉन्ग पेयर को सही करके लिखो। तो आपको 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1-1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को करेंगे तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो, ये अगेन चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए शुरू करें। बच्चा क्या बोल रहा है, तो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल, इन्होंने बताया था रीजन इन हिस्ट्री, ठीक है। लियोपोल्ड वोल रैंके, द थियरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हीरोडेटस दिया है, हिस्टोरीज दिया है। कार्ल मार्क्स जो है डिस्कोर्स ऑन द मेथड दिया है। तो भाई हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ा था, कार्ल मार्क्स जो है ये डिस्कोर्स ऑन मेथड नहीं आएगा, ये गलत है। मतलब हमारा जो रॉन्ग आंसर है बच्चा, जो आप लोग को बताना है इसमें कि भाई कौन सा पेयर रॉन्ग है, तो भाई ये पेयर रॉन्ग है। कौन सा? कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। दिख रहा है, मैंने ये लाइनिंग खींच दी, जो मैं बॉक्स बना दूंगा वो समझ जाना कि वो रॉन्ग पेयर है। तो आपको कैसे लिखना है, आपको ये 4 जो लिखे रहेंगे ऑप्शन, तो उसमें आपको लिखना है द रॉन्ग पेयर इज दिस, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और उसको सही करके कैसे लिखोगे, उसको सही करके लिखोगे कि भाई जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स जो है उसका आएगा दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स का क्या आएगा? दास कैपिटल। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से लिखोगे। आपने पहले बात तो बताया, बॉक्स नहीं बनाना आपको एग्जाम में, आपको बस बताना है कि ऐसा लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, आंसर जहां पे लिखोगे वहां पे लिखोगे कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड इज द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, एंड द करेक्ट पेयर, मतलब उसको करेक्ट करके जो लिखा है आपने वो लिखा है कार्ल मार्क्स दास कैपिटल। तो इस तरीके से हो गया आपका पहला क्वेश्चन। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। रीनी दस्कार्टी का बोल रहा है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। भाई पहले ही क्वेश्चन आ गया, मतलब पहले में ही समझ में आ गया कि क्या गलत है। कार्ल मार्क्स का क्लास थ्योरी भी है, दास कैपिटल भी आपको पता ही है। माइकल फौकॉल्ट जो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में भी बताया था, माइकल फौकॉल्ट आया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, याद रख लेना। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिच हीगल आया डायलेक्टिक्स आ गया। तो ये जो रीने डस्कार्टी जो दिया हुआ ये गलत है। रीने डस्कार्टी का आएगा ये वाला, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। रीने डस्कार्टी का है डिस्कोर्स ऑन द मेथड, यानी कि हमारा जो रॉन्ग पेयर है हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो ये है, ठीक है। रीनी डस्कार्टी जो है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी नहीं है, रीनी डस्कार्टी का आएगा डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है रीनी डस्कार्टी का आंसर है, रीनी डस्कार्टी का क्या है? द डिस्कोर्स ऑन द मेथड, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस प्रकार से गलत स्टेटमेंट को, गलत पेयर को लिखना है और उसको सही करके भी लिख के दिखाना है वहां पे उसके नीचे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये चीज सॉल्व करना है, मतलब बताना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का ही है। देखो अब क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, गैप ज्यादा हो गया बिकॉज स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। द फिजिकल एंड द नेचुरल साइंस एम्पेरिकल मेथड, ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी साइंटिफिक मेथड है। गॉटिंजन यूनिवर्सिटी एंड इंडिपेंडेंस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। एनएलएस स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरी, भाई एनएलएस स्कूल मैंने पढ़ाया था। एनएलएस स्कूल जब दिखता है तो फ्रेंच हिस्टोरियन याद आता है, क्योंकि फ्रांस में था ये चीज। तो एनएलएस स्कूल जो है वो आएगा दोस्तों फ्रेंच हिस्टोरियन, मतलब हमारा रॉन्ग पेयर हो गया एनएलएस स्कूल। बाकी सब ठीक है, बाकी सब समझ लो, आपको पता भी नहीं था, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि ये गलत लिखा हुआ है, तो जो गलत लिखा है उसको लिखना है। तो आपने लिख दिया रॉन्ग पेयर क्या है आपके लिए, एनएलएस स्कूल ब्रिटिश हिस्टोरियन इज द रॉन्ग पेयर। उसको सही करके कैसे लिखोगे, यहां पे नीचे लिख के दिखाऊं, आप इसका सही करके आपने आंसर लिखा, क्या लिखा कि भाई एनएलएस स्कूल जो होता है वो फ्रेंच हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है, फ्रेंच हिस्टोरियन। खत्म कहानी, मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, 1 मार्क्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा यार, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को यहाँ पे हो रही होगी। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है ये, इंडियन ट्रेडिशन वाला हिस्टोरियोग्राफी। क्या बोल रहा है, हु वेयर द शूद्रास, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना, फेमिनिस्ट राइटिंग, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, भाई ये गलत हो गया। ग्रांट डफ कॉलोनियल हिस्ट्री, बाकी सब तो ठीक है, ये रॉन्ग लग रहा है। ये सीधा सीधा आप शेप, मतलब जो इसमें है रॉन्ग पेयर जो है वो लिख दोगे, क्योंकि भाई ये जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो बात हो रही है यहाँ पे 1857 की, ये एक नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी होता है, नॉट अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो क्या लिखोगे, इसका जो सही जवाब है ये सेम टू सेम लिखना, इधर पे आप लिख देना बस नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा?
क्लियर नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। समझ में आ गया कि आपका रॉन्ग पेयर है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, आपका रॉन्ग आंसर है। और सही आंसर क्या है, मतलब उसको करेक्ट करके कैसे लिखोगे कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख देना ये सेम स्टेटमेंट यहां लिख देना, यहां तक। ठीक है, लिख दोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, सेकंड वन क्या बोल रहा है, महात्मा फूले गुलामगिरी। महात्मा फूले जो है उन्होंने गुलामगिरी बुक लिखी थी। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हुए द शूद्रा, ये भी सही है। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई जो है यहां पे लिखा है स्त्री पुरुष तुलना, ये गलत लिखा है। पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना नहीं आएगा। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, गोविंद साखाराम सरदेसाई, गोविंद सखाराम सरदेसाई मराठी रियासत के थे। चलो वो भी ठीक है, लेकिन हमारा पंडिता रमाबाई जो है ये गलत है, क्योंकि ये थी हाई कास्ट ऑफ हिंदू विमेन। तो हमारा जो सही जवाब मतलब रॉन्ग पेयर जो है इसमें ही आएगा, पंडित रमाबाई का आ जाएगा। तो पंडित रमाबाई इज द रॉन्ग पेयर। दिख रहा है, ये मैंने मार्किंग जो किया है आपको दिख रहा है, तो दिस इज द रॉन्ग पेयर। और उसको सही करके लिखोगे, क्या लिखोगे सही करके, कि जो पंडिता रमाबाई थी, यहां पे लिखो, नीचे लिखता हूं ना, नीचे ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, जो सही आंसर है मतलब करेक्ट पेयर करके लिखोगे तो वो लिखोगे पंडिता रमाबाई जो थी वो थी द हाई कास्ट हिंदू विमेन, द हाई कास्ट हिंदू विमेन। याद है, पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में ये चीज, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने सब चीज पढ़ाया है एकदम डिटेल्ड में, तो जरूर से कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। और भी है क्या, चेक कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। नहीं, हाँ ये भी है ना, हाँ ये देख लो। तो ये बोल रहा है आपका नेक्स्ट है जियाउद्दीन बरानी। ठीक है, जियाउद्दीन बरानी का तारीख ई मुबारक, क्या लिखा है, मुबारक शाही। मुबारक शाही नहीं है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा कि जियाउद्दीन बरानी तारिक ई फिरोज शाही, याद है, ये सब चीज तुरंत याद आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग पेयर हो गया। देखो पहला ही पढ़ लिया, रॉन्ग पेयर हो गया। क्या नाम है इसका, इसका सही जवाब क्या आएगा कि जियाउद्दीन बरानी जो है उसका आएगा तारिक ई फिरोज शाही। याद है कि नहीं, ये पढ़ाया था जब भी मैंने जियाउद्दीन बरानी की बात की थी, जियाउद्दीन बरानी की बात की थी, तो इसका सही जवाब क्या था, तारिक ई फिरोज शाही। तारिक ई फिरोज शाही जियाउद्दीन बरानी का सही आंसर है। तो ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया, और उसको करेक्ट करके लिख देना कि जियाउद्दीन बरानी ने ये नहीं लिखा था, तो जियाउद्दीन बरानी का है तारिक ई फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सर एलेक्जेंडर कनिंगम एंशिएंट साइट्स वेयर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन गवर्नर थे बॉम्बे के। चलो ठीक है, सर विलियम जोन्स फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी थे। ठीक है, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन फ्रेंच। भाई फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ट्रांसलेटेड हितोपदेश उसने ही किया था, फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर ने ही हितोपदेश को ट्रांसलेट किया था, लेकिन फ्रेंच में नहीं किया था। भाई अभी अभी एमसीक्यूज में पढ़ा, भाई फ्रेंच वर्ड इज द रॉन्ग आंसर, या जर्मन आएगा, जर्मन में किया था, पढ़ाया तो था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा जो पेयर है ये हमारे लिए रॉन्ग पेयर हो गया। तो इसको आप करेक्ट करके कैसे लिखोगे कि ये जो भाई फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर जो थे इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन, किसमें किया था भाई, जर्मन में किया था। ये देखो कितने शाने लोग हैं, ये लोग ने बस लिख दिया और बच्चा लिख भी देगा ये आंसर करेक्ट को, क्योंकि वह फ्रेडरिच है, नाम में फ्रेडरिच है, दिमाग क्या हम करेगा, फ्रेडरिच मतलब फ्रेंच होगा, भाई जर्मन में किया था, याद रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, जरूर से आइडेंटिफाई करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन से फटाफट देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला में है, रामाम जो है डांस फॉर्म वेस्ट बंगाल में है। रामाम जो है डांस फॉर्म वेस्ट बंगाल में नहीं आएगा, रामाम जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल है। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिलीजियस थिएटर। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिलीजियस थिएटर। तो हमारा गलत जवाब मिल गया हम लोग को, रामाम नहीं है, रामाम जो है इट इज द रॉन्ग आंसर। बाकी तो रामलीला ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस रामायण होता है। ठीक है, कलबेलिया फोल्क सॉन्ग राजस्थान का है, बता दिया हूं मैंने ऑलरेडी। तो इसका जो आंसर आएगा, रामाम डांस फॉर्म नहीं है। रामाम क्या है, रामाम एक रिलीजियस फेस्टिवल, देखो यहाँ पे वो क्या है, एक रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल आपको पता है हिमालय में है, गढ़वाल हिमालय। तो इसको आपको सही करके ये लिखना है, मतलब आपने जो रामाम डांस फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल है ये आपके लिए क्या हो गया, ये रॉन्ग पेयर हो गया। और उसको सही करके कैसे लिखोगे, रामाम
ये वाला लिखोगे, रामाम के आगे ये लिखोगे, रामाम के आगे रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय, ये आप ऐसा लिखोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सन टेम्पल कोणार्क है, बृहदीश्वर टेम्पल चंडीगढ़ है, महाबोधि टेम्पल बोध गया है, रानी की वाव पाटन में है। तो इसका क्या सही जवाब आएगा, तो बच्चा इसका जो सही जवाब है वो है बृहदीश्वर टेम्पल, जो कि गंगाई कोड चोलपुरम में है। ठीक है, गंगाई कोंड चोलपुरम, देखो बृहदीश्वर टेम्पल चंडीगढ़ में नहीं है। ठीक है, इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा बच्चा, क्या आएगा, गंगाई कोंड। सही जवाब लिखो, गंगाई कोंड चोलपुरम इसके अंदर आता है, करेक्ट। तो बृहदीश्वर टेम्पल नॉट चंडीगढ़, गंगाई कोंड चोलपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइड हिस्ट्री, पब्लिक हिस्ट्री, फौना एंड फ्लोरा, नेचुरल हेरिटेज, एंशियंट साइट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यूनेस्को, लिस्ट ऑफ। ये एंशियंट साइट जो होता है वो कभी भी टेंजिबल होता है, इंटेंजिबल नहीं होता, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, तो याद आ गया तुरंत भाई। शेप निकालो, मतलब मैंने शेप निकाला और इसको यहाँ पे बॉक्स बना दिया, मतलब ये आपका रॉन्ग पेयर है, ये आपका रॉन्ग पेयर है, क्योंकि एंशियंट साइट की जब भी बात होगी तो एंशियंट साइट जो होता है आपके लिए वो होता है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो उसको करेक्ट करके लिखोगे, क्या है ये, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या होता है, टेंजिबल होता है। कौन, एंशियंट साइट इंटेंजिबल नहीं होता, टेंजिबल होता है। तो ये सब चीज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से आपके ये वाले भी पार्ट कंप्लीट हो गए, यानी चैप्टर नंबर 3 का भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, जो कि आ गया चैप्टर नंबर 4 का, एक ही है, चलो देख लेते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 4 का, फटाफट से ध्यान देना। क्या बोल रहा है, कुतुब मीनार मेहरौली में है, गोल गुंबज बीजापुर में, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली में। ये कब से हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं CSMT। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है टर्मिनस, ठीक है, CSMT बोलते हैं। CSMT मैंने गलत लिख दिया क्या, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है, जो कि हमारा एक रेलवे टर्मिनस है मुंबई का, सबसे पुराना, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। तो ये कहां पे, मुंबई में है। तो ये दिल्ली की जगह पे आप क्या लिखोगे, मतलब द रॉन्ग आंसर हियर इज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, सही जवाब क्या है, ये आपका किसमें आता है, मुंबई में आता है, आता है मुंबई में आता है, लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली, ये रॉन्ग पेयर है। सही आंसर क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस जो है ये आपके मुंबई में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया ये बच्चा, कौन सा चैप्टर होगा ये, चैप्टर 4 हो गया ना, चैप्टर 5 हो गई है, चैप्टर 5। चलो ध्यान देना, चैप्टर नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहां पे आपको बोल रहा है प्रभाकर आचार्य PK आट्रे, दर्पण बाल शास्त्री जाम्बेकर करेक्ट है, दीन बंधु कृष्णराव भालेकर भी सही है, केसरी, केसरी जब भी आया बाल गंगाधर तिलक, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। प्रभाकर जो न्यूज़पेपर है ये आपका भाऊ महाजन ने यहां पे लिखा हुआ है, प्रभाकर भाऊ महाजन, प्रभाकर भाऊ महाजन। तो यहां पे आप क्या लिखोगे भाई, प्रभाकर जो है पेपर नाम है, प्रभाकर न्यूज़पेपर का नाम है भाऊ महाजन, याद रख लेना ये सब चीजें, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम कट टू कट। नेक्स्ट, केसरी डेली न्यूज़पेपर है, प्रगति वीकली है, दिग्दर्शन मंथली मैगजीन है, भारतीय इतिहास संस्कृति, क्या है ये, भारतीय इतिहास जो संस्कृति है बच्चा, ये क्या है, ये आपका एक पीरियोडिकल है, नॉट क्रॉनिकल। द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग पेयर। भारतीय इतिहास, इतिहास आणि संस्कृति, भारतीय इतिहास आणि संस्कृति ये एक पीरियोडिकल है, नॉट क्रॉनिकल। तो ये आपका क्या आएगा, ये एक पीरियोडिकल है, ये एक पीरियोडिकल है, याद रख लेना बस। नेक्स्ट है रोम एक्टा ड्यूरेना, जर्मनी स्टर्न, बांग्लादेश बंगाल गैजेट। भाई बांग्लादेश में कब बंगाल गैजेट आ गया, नाम कंफ्यूज मत होना, बांग्लादेश में बंगाल गैजेट नहीं आया था, बंगाल गैजेट वॉज द अर्लीस्ट न्यूज़पेपर, हमारे इंडिया में आया था वो, तो बांग्लादेश की जगह पे इंडिया लिख देना बस। तो इंडिया का आएगा, तो इंडिया का आएगा बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट एक न्यूज़पेपर का नाम था जो इंडिया में शुरू हुआ था, नॉट बांग्लादेश। तो ये ऑप्शन गलत है, इसके जगह पे ये आएगा, दिस इज द करेक्ट वन। तो इंडिया का आ गया बंगाल गैजेट। ठीक है, समझ में आ गया, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा,
5 हो गया, चैप्टर 6 होगा ना बराबर, चैप्टर 6। देखो छठे चैप्टर पे आगे, खत्म होने वाला है अभी, बस 3 चैप्टर और। क्या बोल रहा है, रायगडाला जेव्हा जग येते, वसंत कानेटकर, तिलक आणि आगरकर, विश्राम बेडेकर, साष्टांग नमस्कार आचार्य आत्रे और एकच प्याला अन्ना साहेब किर्लोस्कर। तो एकच प्याला जो था ये क्या आएगा इसका, राम गणेश गडकरी आएगा। एकच प्याला का आएगा राम गणेश गडकरी। देखो यहां पे एकच प्याला राम गणेश गडकरी। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर के, इसमें एक ही था, चलो इजी है ये। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला। चैप्टर नंबर 7 जो है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री वाला आ गया। चलो ध्यान देना, क्या बोल रहा है, मलखंब जो है एक आउटडोर गेम है, ठीक है। वाटर पोलो वाटर स्पोर्ट्स है, स्केटिंग एडवेंचरस है, चेस, भाई चेस का स्पेलिंग गलत लिखा है पहली बात तो, CHESS होता है चेस, ठीक है। चेस आउटडोर गेम है क्या, चेस कभी बाहर खेला, खेल सकते हैं लेकिन आउटडोर गेम नहीं है बच्चा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो चेस जो है ये आउटडोर गेम है, ऐसा ही ऑप्शन गलत है। तो इसका सही जवाब आएगा बच्चा कि चेस इज इंडोर गेम। इतना इजी है आइडेंटिफाई करना रॉन्ग पेयर को, है कि नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना 3 मार्क्स एमसीक्यू है, 3 मार्क्स आइडेंटिफाई करना रॉन्ग पेयर को और उसको रिराइट करके लिखना, भाई सबसे इजी चीज है, 6 में से 6 मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है बालम घाट देवधर बालखम, ये करेक्ट है। कासाबा जादव फुटबॉल, कासाबा जादव फुटबॉल ये गलत लग रहा है मेरे को, कासाबा जादव फुटबॉल नहीं आएगा, कासाबा जादव जो है ये रेसलिंग करते थे, करेक्ट है। तो ये ऑप्शन हमारा कासाबा जादव, सेकंड ऑप्शन, कासाबा जादव फुटबॉल नहीं खेलते थे भाई, रेसलिंग करते थे, ठीक है ना। कासाबा जाधव के पास रेसलिंग, तो खत्म कहां, ठीक है। जब भी कासाभाव जाधव का, जैसे मैंने आपको बताया था बालम भट्ट नाम आया, मलखंब आया नाम, ध्यान में, वैसे ही कासाभा जाधव आया तो फुटबॉल नहीं रेसलिंग लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, व्यायाम शाला ऑफ जुम्मा दादा एंड मानिकराव वडोदरा, ठीक है, वडोदरा। उसके बाद खासाबाग तलीम एंड मोतीबाग तलीम सोलापुर, तो खासाबाग तलीम और मोतीबाग तलीम सोलापुर के नहीं थे बच्चा, ये कोल्हापुर के थे, थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने, ये आपका रॉन्ग पेयर हो गया। और इसका जो सही जवाब है सोलापुर के जगह पे लिख देना कोल्हापुर, बस खत्म कहानी। तो दिस इज योर आंसर। तो कासाबाग तलीम एंड मोतीबाग तलीम सोलापुर के नहीं थे, कोल्हापुर के थे, लिख दिया, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कुछ लास्ट, ये चैप्टर नंबर 8 आ गया आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, माथेरान हिल स्टेशन है, ताडोबा रॉक कट केव्स, कोल्हापुर पिलग्रिम सेंटर, अजंता वर्ल्ड हेरिटेज। तो ताडोबा जो है ये अगर आप देखोगे तो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, पढ़ाया था मैंने, तो ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो रॉक कट केव कहां से आ गया, तो ये मेरा रॉन्ग पेयर हो गया। और इसका सही जवाब है कि जो ताडोबा है वो क्या है, सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो सेंचुरीज, कोई बात नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उसमें। नेक्स्ट, हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स, एग्रो टूरिज्म होता है, विजिट टू क्रेटर लेक एट लोनार जोग्राफिक टूरिज्म है, ठीक है। हिमालयन कार रैली स्पोर्ट्स टूरिज्म है, फिल्म फेस्टिवल टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात, जो हाइकिंग टूर होता है, हाइकिंग टूर टू फोर्ट, जब आप फोर्ट पे जाते हो, किसी किले पे जाते हो, मान लो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के सिंहगढ़ फोर्ट पे गए, तो फोर्ट पे जा रहे हो तो मतलब इतिहास देखने जा रहे हो, ना कि खेती करने जा रहे हो, तो एग्रो टूरिज्म नहीं आएगा इसका बच्चा, तो दिस इज द रॉन्ग पेयर। इसका सही जवाब क्या आएगा, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हाइकिंग करना, हाइकिंग टूर्स टू फोर्ट्स, फोर्ट्स में जाना यानी किले पे जाना, उस टूरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल टूरिज्म बोलते हैं बच्चा। समझ में आ गया कितना इजी है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, इजी था, कितना इजी है कि नहीं। चलो ये हो गया, अब हम चलेंगे हमारे कुछ आखिरी क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। चलो नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 9, आखिरी चैप्टर और आखिरी 3 क्वेश्चंस, इसको देख लेते हैं, फिर ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आप देख सकते हो 45 मिनट्स होने आया। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी दिल्ली में है क्या, पहली बात तो भाई महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी वडोदरा में है, पढ़ा चुका हूं, यही पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रॉन्ग पेयर और उसको सही करके लिख देना कि महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी, शिवाजी नहीं है याद रखना, सयाजीराव है, तो महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी आपके वडोदरा में आता है, गुजरात में आता है, वडोदरा, याद रखना, इजी है। नेक्स्ट, लूरी म्यूजियम फ्रांस में है, ब्रिटिश म्यूजियम इंग्लैंड में है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कभी भी याद रखना नेचुरल हिस्ट्री वाला जो नेशनल म्यूजियम है वो आपका अमेरिका में है, तो दिस इज द रॉन्ग पेयर। ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए रॉन्ग पेयर है, तो इसको करेक्ट करके क्या लिखोगे कि भाई ये अमेरिका में आता है, इसमें आता है
अमेरिका में, यानी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर जो म्यूजियम है वो आपका किस में है, अमेरिका में है, याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, ठीक है, नेशनल म्यूजियम मुंबई में है। अच्छा, नेशनल म्यूजियम कहां है बच्चा, नेशनल म्यूजियम जो है वो मुंबई में नहीं है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में आता है हमारे इंडिया में, नेशनल म्यूजियम मुंबई में नहीं है, नेशनल म्यूजियम जो आता है वो दिल्ली में आता है। खत्म कहानी। दिस वाज योर आखिरी क्वेश्चन एंड हमने आराम से आपको हर एक चीज यहां पे पढ़ा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है जिसमें हमने पूरे एमसीक्यूज और पूरे आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर्स और उसको रीराइट करना, ये सभी चीज एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और काफी ज्यादा आपको मजा भी आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन ऐसे और भी कंटिन्यूअस वीडियोस हम बनाएंगे, आपके लिए लाते रहेंगे। और जो वीडियोस ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, जिस वीडियो के लिंक हमने शेयर किए, उन लिंक के थ्रू उन वीडियो पे जाके दोबारा से वो वीडियो 1.5 या फिर 2x की स्पीड से लगा के देख लो। भले ही वो पुराने वीडियोस है लेकिन बहुत इफेक्टिव है आज भी, तो जरूर से उन वीडियोस को भी चेक करते रहना। जो न्यू वीडियोस डालते जा रहा हूं, बनाते जा रहा हूं, उनको भी देखते रहना। और जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस, सभी चीज प्रोवाइड रखे हैं, उनको भी आप 2x की स्पीड से लगा के देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और अपने एंड से मेहनत तो करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी जितने भी महाराष्ट्र में आपके फ्रेंड्स रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, उनको शेयर करो। उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, तभी तो सब तक पहुंचेगा ना हमारे वीडियोस। तो प्लीज शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।